हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मुझसे बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि हम यूपीएससी कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करें और कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम कब होता है, रिजल्ट कब आता है और इंटरव्यू में क्या पूछते हैं। तो आज मैं इन्हीं सब के ऊपर डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन, इसको हर साल यूपीएससी कंडक्ट करवाती है और जिसके अंदर वेरियस मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम के बाद वेरियस सेंट्रल मिनिस्ट्री के वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर उनकी पोस्टिंग होती है। और इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने का रूल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के गैजेट्स में लिखा हुआ है। इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद आपकी जो पोस्टिंग आती है वो दो कैटेगरी में होती है। कैटेगरी 1 जिसमें सेंट्रल हेल्थ सर्विस आता है, इसके अंदर जो आपको पोस्टिंग मिलेगी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मिल सकती है। अगर आप इस सर्विस को ज्वाइन करते हैं तो आपका ट्रांसफ़र कहीं भी हो सकता है। दूसरी कैटेगरी आती है रेलवे। रेलवे में देखिए जोन होता है, डिफरेंट जोन, इसी तरह आपको किसी भी जोन में भेजा जा सकता है। तीसरी कैटेगरी है एनडीएमसी, ये दिल्ली में है और आपकी पोस्टिंग दिल्ली में ही होगी। ये बहुत ही छोटा जोन है और आपके अगर ट्रांसफ़र भी होता है तो इसी जोन में होगा। फिर चौथी कैटेगरी आती है एमसीडी, ये भी दिल्ली के अंदर ही है और अगर आपका ट्रांसफ़र भी होगा तो इसी दिल्ली के अंदर ही जो वेरियस जोन है जैसे कि ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। इसी तरह आपका ट्रांसफ़र भी इन्हीं 3 जोनों में से किसी में हो सकता है और रोटेशन वाइज कहीं पे भी हो सकता है। देखिए इसी तरह वैकेंसी भी इन सर्विसेज के लिए दी गई है और ये वैकेंसी हर साल निकलती है। ये जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है ये 2021 की वैकेंसी है। यूपीएससी 2022 के लिए भी निकालेगी और ये हर साल निकालती है। देखिए एरिया के हिसाब से वैकेंसी भी दी गई है। सेंट्रल हेल्थ सर्विस में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 349 एंड रिजर्व कैटेगरी में 14। रेलवे में भी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। एनडीएमसी क्योंकि बहुत ही छोटा जोन है तो इसमें वैकेंसी भी बहुत कम है। इसी तरह एमसीडी है जिसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। देखिए इसमें 2 टाइप की वैकेंसी है, एक नॉर्मल जो कि जनरल कैटेगरी के लिए है, दूसरा रिजर्व जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप और अदर क्लास ऑफ वैकेंसी आती है। देखिए जो सेंट्रल हेल्थ सर्विस में 2021 में 349 वैकेंसी थी एंड रिजर्व सीट थी 14। इसी तरह रेलवे में 300 वैकेंसी थी नॉर्मल एंड 14 थी रिजर्व। एंड एनडीएमसी के अंदर सिर्फ जनरल वैकेंसी निकली थी जो कि 5 थी, रिजर्व के अंदर कोई वैकेंसी नहीं आई थी। इसी तरह एमसीडी के अंदर 184 जनरल कैटेगरी के लिए वैकेंसी थी एंड रिजर्व थी 13। तो टोटल 838 वैकेंसी आई थी जिसमें से 39 वैकेंसी जो थी वो रिजर्व थी। 2022 के लिए अभी यूपीएससी ने वैकेंसी पब्लिश नहीं की। जैसे ही वो पब्लिश करेगी वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर देखिए जो सब जानते हैं कि अगर कोई एमबीबीएस पास हो गया है, इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली है तो वो ये एग्ज़ाम दे सकता है। इसी तरह कोई पोस्ट ग्रेजुएट है और एसआरशिप कर रहा है, वो सीनियर रेजिडेंसी, तो वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसी तरह कोई कंसल्टेंट है वो भी दे सकते हैं। अब आते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है इसमें, देखिए अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, लेकिन देखिए जब आप ज्वाइनिंग करेंगे उस टाइम आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसी तरह अगर आप फाइनल ईयर में हैं, फाइनल ईयर एमबीबीएस में अभी आप स्टडी कर रहे हैं और तब भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, लेकिन जब आपकी ज्वाइनिंग आएगी उस टाइम आपने फाइनल ईयर का एग्ज़ाम रिटन एंड प्रैक्टिकल पास कर लिया है, इसका प्रूफ देना पड़ेगा आपको। इसी तरह आपको साथ ही साथ आपको इंटर्नशिप कंप्लीशन का भी सर्टिफिकेट वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा यूपीएससी को, तभी आपकी ज्वाइनिंग को मानी जाएगी, अदरवाइज़ आपकी ज्वाइनिंग कैंसिल हो सकती है। जब आपकी ज्वाइनिंग होती है उस टाइम आपको 4 साल के पासिंग मार्क्स शीट डिपॉजिट करना होता है, साथ ही साथ आपको इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिखाना होता है। आपका नाम रजिस्टर होना चाहिए मेडिकल काउंसिल के अंदर जिस भी स्टेट से आपने एग्ज़ाम पास किया है। अगर आपने आउटसाइड इंडिया से मेडिकल एग्ज़ामिनेशन पास किया है तो आपको यहाँ पे आके एमसीआई क्लियर करना पड़ेगा और एमसीआई का सर्टिफिकेट
साथ ही साथ आपको किसी भी स्टेट में आपको रजिस्टर्ड भी कराना पड़ेगा अपने आप को, उसके बाद ही आपकी ज्वाइनिंग आएगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया, जो कि है एज लिमिट। आप 32 ईयर्स की एज तक इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, इसके बाद आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। कुछ रिलैक्सेशन भी मिली है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है, तो आपको 3 इयर्स की रिलैक्सेशन मिलेगी। इसी तरह अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 5 ईयर की रिलैक्सेशन मिलेगी। आप 37 ईयर तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसी तरह अगर आप जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल है ड्यूरिंग 1980 से 1990 के पीरियड में, तो आपको 5 ईयर की रिलैक्सेशन मिलेगी। इसी तरह अगर आप डिफेंस सर्विस में आपने वर्क किया है कुछ टाइम तक, और आपने फॉरेन कंट्री के साथ फ़ाइट में आपको कोई डिसेबिलिटी हो गई है, तो आपको 3 इयर्स की रिलैक्सेशन मिलेगी। इसी तरह अगर आपने पहले किसी मिलिट्री में वर्क किया है, तो आपको 5 ईयर की रिलैक्सेशन मिलेगी। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है, लो विज़न है, डेफनेस है, या इंटेलेक्चुअल जो आपकी इंटेलेक्चुअल है उसमें कोई कमी है, तो आपको 10 ईयर तक रिलैक्सेशन मिल सकती है। इसी तरह अगर आपने रेलवे मिनिस्ट्री में एज अ डॉक्टर सर्व किया है एडहॉक बेसिस पे, तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। जितना टाइम आपने सर्व किया उतना टाइम की रिलैक्सेशन मिलेगी इसमें आपको। अब आते हैं एग्ज़ाम सेंटर पे। देखिए पूरे इंडिया में टोटल 41 एग्ज़ाम सेंटर है, जो कि मोस्टली कैपिटल है, और कुछ कुछ स्टेट में जैसे उड़ीसा में कैपिटल नहीं है, संबलपुर जो कि उड़ीसा में है। तो देखिए एग्ज़ाम सेंटर आपके कॉलेज से बहुत दूर भी हो सकता है, तो आपको इसी हिसाब से फॉर्म भरना चाहिए। जैसे अगर आप लद्दाख में स्टडी कर रहे हैं, तो आपको पास जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर सेंटर पड़ेगा, वो भी बहुत दूर है लद्दाख से, तो ये आपको देख के फॉर्म भरना चाहिए। इसी तरह अगर आप एग्ज़ाम पास हो जाते हैं, तो आपका रिटर्न अगर आप पास कर लेते हैं, तो आपको इंटरव्यू देना होता है, जो कि पर्सनालिटी टेस्ट है, और वो सिर्फ दिल्ली में होता है यूपीएससी एग्जामिनेशन सेंटर पे। इसलिए आपको इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली आना पड़ेगा, यूपीएससी जो कि शाहजहाँ रोड पे है, वहीं पे आके आप इंटरव्यू दे सकते हैं। इसलिए आपको ये भी सोच के एग्ज़ाम देना चाहिए कि आप इतना दूर ट्रैवल कर सकते हैं एग्ज़ाम के बाद, तो ये कंसिड्रेशन अपने माइंड में ज़रूर रखिए। अब आते हैं इस साल यूपीएससी सीएमएस एग्ज़ामिनेशन कब होगा। देखिए इसका नोटिफिकेशन आएगा 6 अप्रैल को, उसके बाद आपको फॉर्म अवेलेबल होगा 6 अप्रैल को ही, और आपको लास्ट डेट है फिल करने की 26 अप्रैल, और एडमिट कार्ड आ जाएगा आपको जून में। जून में किसी भी डेट को यूपीएससी एडमिट कार्ड रिलीज़ कर सकती है, और आपका एग्ज़ाम का डेट है 17 जुलाई, तो 17 जुलाई को आपको एग्ज़ाम देने जाना है, और इसका रिज़ल्ट आ जाएगा अगस्त में। और ये एग्ज़ाम जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, आपको वहाँ जाके सेंटर पे कंप्यूटर पे ही एग्ज़ाम देना है, और एग्ज़ाम जो है ये ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू आएंगे आपको, और ये कंप्यूटर पे ही आपको क्लिक करके आंसर सबमिट करना है। बात है एग्ज़ाम की फ़ीस के ऊपर। एग्ज़ाम की फ़ीस है 200 रुपीज़, जो कि मेल को फ़ी पे करनी है। फीमेल के लिए और रिज़र्व कैटेगरी के लिए फ़ीस एग्जम्प्टेड है, उनको ये फ़ीस नहीं देना है, वो फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। बस ये जो फ़ीस है सिर्फ मेल के लिए है, और उसमें भी सिर्फ जो रिज़र्व कैटेगरी के मेल हैं उनको ये फ़ीस नहीं भरनी है। जो बिलोंग करते हैं किसी कैटेगरी से, ओबीसी या एससी एसटी से, उनके लिए भी ये फ़ीस बिल्कुल एग्जम्प्टेड है। अब आते हैं फॉर्म कैसे भरें। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, इसके अलावा कोई और मोड यूपीएससी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको यूपीएससी की वेबसाइट जो कि www.upsc.gov.in है, उस पर जाके आपको लॉगिन करना है ऑनलाइन। तो अप्लाई ऑनलाइन करना है, वहाँ पे आपको 2022 यूपीएससी सीएमएस एग्जामिनेशन लिखा होगा, उसको आपको क्लिक करके फॉर्म भरना है। फॉर्म 2 पार्ट में है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको अपनी सारी डिटेल फिल करनी है, जिसमें आपको 10th की मार्कशीट चाहिए होगी, 12th की मार्कशीट, आपको कॉलेज की मार्कशीट की भी रिक्वायरमेंट होगी, और ये सारी डिटेल आपको फिल करने के बाद आपको सबमिट करना है। फिर आपको इसमें आपको एक रोल नंबर जनरेट होगा। उसके बाद आपको पार्ट 2 में आपको
अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, जिसमें आपको स्कैन करके अपनी आईडी, कोई भी आईडी प्रूफ, चाहे आपके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी या आपके पास ये ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ये आपको आईडी प्रूफ चाहिए होगा। फिर दूसरा आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए। तीसरा आपको अपने सिग्नेचर को स्कैन करके भेजना है। और चौथा, आपने अगर कोई कैटेगरी डाली है तो उसकी कैटेगरी की सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको पेमेंट भी ऑनलाइन ही करना है। उसके बाद फाइनली आपका फॉर्म सबमिट होगा। अब आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पे। देखिए, एग्ज़ाम जो होता है 2 स्टेज में है। पहला है रिटन एग्ज़ाम और फिर आपका होता है इंटरव्यू। जो रिटन एग्ज़ाम है वो 500 मार्क्स का है और इंटरव्यू होता है आपका 100 मार्क्स का। रिटन एग्ज़ाम में भी 2 पेपर होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जो पार्ट 1 पेपर है वो 9:30 टू 11:30 होता है मॉर्निंग में, 2 आवर्स का। एंड पार्ट 2 होगा आपका 2:30 टू 4:30, वो भी 2 घंटे का होता है। और दोनों ही पेपर 250 मार्क्स के होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस। देखिए, पार्ट 1 में 120 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 96 क्वेश्चन आपके मेडिसिन से पूछे जाएंगे एंड 24 पीडियाट्रिक्स से। तो टोटल 120 क्वेश्चन जो कि आपको 2 आवर्स में अटैम्प्ट करने हैं। इसी तरह पार्ट 2 में आपके 120 क्वेश्चन है, जिसमें से 40 गायनोकोलॉजी, 40 सर्जरी एंड 40 पीएसएम में से आएगा। आप देख सकते हैं इसमें मेडिसिन का वेटेज बहुत ज़्यादा है और मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स दोनों मिला के ही पार्ट 1 बना रहे हैं। अगर आप मेडिसिन अच्छे से करते हैं तो आपके काफ़ी सारा पीडियाट्रिक्स भी कवर हो जाता है। और आपको ध्यान देना है कि आपको प्रीवियस 10 ईयर के पेपर ज़रूर सॉल्व करने हैं अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं तो। अब आते हैं कट ऑफ मार्क्स के ऊपर। देखिए, रिटन एग्ज़ाम में आपको मिनिमम जो मार्क्स लेके आने हैं वो 224 है एंड फाइनल एग्ज़ाम में जनरल कैटेगरी को जो मार्क्स लाने हैं वो 306 है। आप देख सकते हैं दोनों के बीच का गैप 82 है। इसका मतलब अगर आप रिटर्न में 225 मार्क्स लेके आते हैं तो, और इंटरव्यू में अगर आप 60 मार्क्स लेके आते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए, इंटरव्यू 100 नंबर का है, उसमें जो मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं 50-60 के आसपास ही मिलते हैं, उससे ज़्यादा तो मोस्टली नहीं मिलते हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप, अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो 250 मार्क्स के ऊपर ही लेके आए। अदरवाइज़ हो सकता है आपका रिटर्न हो जाए लेकिन फाइनल में आपका नाम नहीं आए। इसी तरह अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि 220 से ज़्यादा ही मार्क्स लेके आए, तभी आपका फाइनल में एटलीस्ट 260 से 268 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि दोनों ही पार्ट में आपको क्लियर करना है। इंटरव्यू में देखिए, आप मान के चलिए 50-60 मार्क्स आपको मिलेंगे, तो आप फाइनल स्टेज में जो मार्क्स 600 में से मिल रहे हैं इसको टारगेट रखिए। अगर इससे कम अगर आप लेके आ रहे हैं, बेशक आप रिटर्न में क्लियर कर लेंगे, लेकिन आपको इंटरव्यू में आप ध्यान रखिए कि 50-60 से ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो फाइनल में आपके कम हो जाएंगे मार्क्स, तो भी आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है। तो ध्यान रखिए कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो कोशिश कीजिए रिटर्न में 250 मार्क्स से ज़्यादा लेके आइए। ओबीसी में 220 मार्क्स से ज़्यादा कोशिश कीजिए लाने की। इसी तरह अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसमें भी कोशिश कीजिए कि आप 230 से ऊपर ही लेके आएँ। अगर आप फिजिकली डिसेबल कैटेगरी में आते हैं तो उनको बहुत कम मार्क्स लाने हैं, वो आप देख सकते हैं। देखिए, जब आपका रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है उसके बाद एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद आपको मेडिकल देना होता है, उसके बाद ही फाइनल रिज़ल्ट निकल के आता है। जब आप फाइनल रिज़ल्ट में पास हो जाते हैं तो उसके बाद आपको एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, जिसको बोलते हैं DAF। और ये फॉर्म आप upsconline.nic.in पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप upsconline.nic.in पे लॉगिन करते हैं तो ऐसा कोई पेज आपको शो करेगा जिसमें लिखा होगा DAF फॉर वेरियस एग्जामिनेशन ऑफ UPSC। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आएगा DAF फॉर मेडिकल ऑफिसर। जब आप उसको लॉगिन करेंगे तो एक 10 to 12 पेज का फॉर्म आ जाएगा। आपको उस फॉर्म को डाउनलोड करना है और उसकी 5 कॉपी आपको हेल्थ मिनिस्ट्री में सबमिट कराना है जाके, और उसके बाद ही आपकी ज्वाइनिंग आएगी। आज के लिए इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस में हम जानेंगे कि एक मेडिकल ऑफिसर की कितनी सैलरी होती है, उनको क्या क्या पर्क्स मिलते हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको कितने आवर्स जॉब करने होते हैं।
अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं जल्दी इसकी वीडियो लेके आऊँगी।